हेलो दोस्तों। ओके। सो जैसा कि हम लास्ट कुछ क्लासों में हमने देखा है कि इस पाइथन ट्यूटोरियल के मैक्सिमम टॉपिक्स जो बेसिक पाइथन से रिलेटेड हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो मॉड्यूल था, इनपुट आउटपुट, उससे पहले एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन, वो सारी चीज़ें हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है कि नहीं? अब हम थोड़ा सा ओप्स की साइड में पाइथन को कैसे यूज किया जाता है इस पर जा रहे हैं और अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि क्लासेस को किस तरीके से पाइथन में यूज करके इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं 9 चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, ये चैप्टर जो क्लासेस वाला है ये बेसिक पाइथन से रिलेटेड ऐसे नहीं आता। इट्स जस्ट दैट इफ यू नो अबाउट बेसिक पाइथन यू कैन, इफ यू नो अबाउट ओप्स देन यू कैन इम्प्लीमेंट ओप्स विद द पाइथन आल्सो। दैट्स इट। तो इसीलिए हम इसे टॉपिक वाइज एक बार देखेंगे जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में से सेल्फ स्टडी में आपको आसानी हो। ओके। तो इसमें नेम और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है आपको। ये उसमें सिंपल कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का वो ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। पाइथन के स्कोप्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। आपने स्कोप सी में भी पढ़ा होगा। ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। पाइथन में एक नॉन लोकल और होता है एक्स्ट्रा, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि क्या है नॉन लोकल। ये क्या है कि जो ग्लोबल नहीं है, लोकल नहीं है, उसके बीच वाला जो भी है वो सब नॉन लोकल में आता है। ये नियरेस्ट, जब नेस्टेड फंक्शंस कॉल होते हैं ना, तो उनमें नियरेस्ट वेरिएबल को एक्सेस करके उसको चेंज करने के लिए, उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए नॉन लोकल का यूज किया जाता है। उसका सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नॉन लोकल लूप में यूज किया जाता है। नॉन लोकल लूप में भी यूज किया जाता है, यस मैम। लूप में तो मतलब डिफरेंस क्या नेस्टेड होगा नेस्टेड फंक्शन। लोकल एंड नोड? लोकल भी लूप में ही यूज किया जाता है, एज अ मेन में यूज किया जाता है लोकल। नहीं नहीं नहीं, लोकल वेरिएबल तो किसी भी फंक्शन का स्कोप में अवेलेबल जितने भी वेरिएबल हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये स्पैम है ना, ये एक लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, क्योंकि डू लोकल के अंदर हमने सिंपली एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। और यहाँ पे जैसे मान के चलो सेम नेम का एक ग्लोबल वेरिएबल था, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल टेस्ट स्पैम। और उस टेस्ट स्पैम में मैंने क्या किया, यहाँ पे डू लोकल जब कॉल कराया, तो क्योंकि डू लोकल स्पैम की वैल्यू को अपडेट तो कर रहा है लेकिन अपने लोकल वेरिएबल के तौर पर अपडेट कर रहा है, ना कि इस ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर। तो यहाँ पे जब आप यहाँ प्रिंट कराओगे ग्लोबली इस चीज को, तो इसकी ये वैल्यू प्रिंट होगी, वो ये टेस्ट स्पैम ही प्रिंट होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये टेस्ट स्पैम ही प्रिंट हो रही है, जबकि यहाँ पे इसने अपडेट कर दी इस वैल्यू को लोकल स्पैम के रूप में। बट ये जो अपडेट किया ये एक लोकल वेरिएबल है इसका। लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू को चेंज चेंज करना है तो क्या है, आपको यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड के संग वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको बता सको फंक्शन को कि अब जो मैं स्पैम को अपडेट करूंगा वो मैं ग्लोबल वेरिएबल के स्कोप में अवेलेबल स्पैम को वेरिएबल को अपडेट करूंगा। और फिर यहाँ जब आप अपडेट करोगे तो वो आपके उसको अपडेट करके इन ग्लोबल स्कोप ये दिखा देगा कि ये ग्लोबल स्पैम है। ठीक है कि नहीं मैम? लेकिन आप देखें नॉन लोकल का मतलब क्या होता है, नॉन लोकल स्पैम का, कि देखिए ये एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड है। ठीक है कि नहीं? अब जब फंक्शन के अंदर मैं नेस्टेड कॉल कर रहा हूँ, ये एक ही फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पाइथन में बनाए जा सकते हैं और वो कॉल किए जा सकते हैं। लेट्स से आपको क्या है कि कोई एक इम्प्लीमेंटेशन करना है फंक्शन का, और उसके में भी जो अवेलेबल कोड है ना, उसको भी आप छोटे छोटे कोड में डिवाइड करना चाहते हो और नहीं चाहते कि बाहर कोई फंक्शन इसके बारे में किसी को ज़रूरत है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इन्हें नेस्टेड फंक्शन कहते हैं पाइथन में। ठीक है कि नहीं? तो हमने जैसे डू लोकल, डू नॉन लोकल, डू ग्लोबल, तीन फंक्शन बना दिए। अब ये नॉन लोकल क्या कहता है, नॉन लोकल ये कहता है कि जो नेस्टेड फंक्शनिंग है ना पूरी की पूरी, वो उसमें अवेलेबल जो वेरिएबल है वो अपने आप में नॉन लोकल स्कोप का कहलाता है। किस तरीके से, कि जैसे अगर मैंने स्पैम को यहाँ ग्लोबली चेंज कर दिया,
तो भी इस फंक्शन के अंदर स्पैम की वैल्यू वो रहेगी जो नॉन लोकल के द्वारा चेंज की हुई है, क्योंकि लोकल के द्वारा चेंज की हुई वैल्यू तो इसी फंक्शन के अंदर खत्म हो जाती है। नॉन लोकल के द्वारा चेंज की हुई वैल्यू का मतलब है कि वो आपका जो ये पेरेंट फंक्शन है जिसके आप ये सब नेस्टेड फंक्शन हैं, वो उसको एक्सेस करता है और वहां पे उस वैल्यू को अपडेट करता है। तो जैसे स्पैम करके ये टेस्ट स्पैम वेरिएबल था, इस टेस्ट स्पैम वेरिएबल का सबसे पहले हमने डू लोकल को कॉल कराया तो हमने देखा कि स्पैम का जो वैल्यू था वो अपडेट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और ऐसा हो भी रहा है कि आफ्टर लोकल असाइनमेंट वो टेस्ट स्पैम ही रहा। इसकी वैल्यू हमारी अपडेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अपडेट? क्योंकि लोकल वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ लोकल फंक्शन लोकल जो ये फंक्शन है वो लोकल वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, जिससे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में कोई अपडेट नहीं होगा। तो लोकल स्कोप से ग्लोबल स्कोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको कि लोकल और ग्लोबल स्कोप दोनों ही एक दूसरे से फर्क है, चाहे वो वेरिएबल का नेम सेम हो। फिर दोस्त दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरा फंक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है डू नॉन लोकल। डू नॉन लोकल क्या कहता है कि आपने नॉन लोकल तरीके से इस स्पैम को एक्सेस किया। अब नॉन लोकल तरीके से स्पैम को एक्सेस करने का मतलब ये है कि आपका जो स्पैम ये है उसे ना तो ग्लोबल तरीके से स्पेस कर वो उसको एक्सेस कर रहा है ये, और ना लोकल तरीके से। वो इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर में उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, इस नेस्टेड फंक्शन के स्कोप के तौर पर। यहां पर इस स्पैम का स्कोप केवल ये फंक्शन था। यहाँ पर इस स्कैम का स्कोप ना केवल ये फंक्शन है बल्कि इसका पेरेंट फंक्शन भी है, सारे नेस्टेड फंक्शन। और यहाँ पर इस ग्लोबल स्पैम का मतलब ये है कि ये फंक्शन ही नहीं, इस प्रोग्राम में टोटल पूरा का पूरा प्रोग्राम में भी इस ग्लोबल को अगर आप ग्लोबल कीवर्ड कहीं पे लगा रहे हो तो इस प्रोग्राम के पूरे स्कोप को हैंडल करता है ग्लोबल। इतना अंतर है तीनों में बस। ग्लोबल तो पूरे प्रोग्राम में ग्लोबली रूप से अवेलेबल वेरिएबल को चेंज करने के लिए, उसको स्कोप को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। नॉन लोकल केवल नेस्टेड फंक्शंस में ही यूज होता है, उसका स्कोप केवल नेस्टेड फंक्शन तक ही रहता है। और डू लोकल का यूज केवल और केवल इस फंक्शन तक रहता है। तो ये हमारे स्कोप्स और नेम स्पेस हैं नहीं एक्चुअली। भैया, हम्म। ग्लोबल भी तो पूरे प्रोग्राम के अंदर ही कर रहा है ना। इट्स मीन्स ये जो पूरा जो प्रोग्राम बनाया हुआ है ये नेस्टेड है, एक तरह से देखा जाए। और करेक्ट। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, जो प्रिंटिंग वगैरह जो इन्होंने करी हुई है, वो भी इसी का पार्ट है। इट्स मीन्स ग्लोबली यहाँ तक, जहां तक इसका स्कोप टेस्ट रन हो रहा है, यहाँ तक ये परफॉर्म करेगा। तो हमारा जो नॉन लोकल है वो क्या सिर्फ ये यहाँ तक जो डू ग्लोबल दिया हुआ है यहीं तक वर्क करेगा, इसके नीचे वर्क नहीं करेगा? एग्जैक्टली, नॉन लोकल के द्वारा अपडेट की हुई वैल्यू केवल यहां तक वर्क करेगी क्योंकि उसका स्कोप यहीं तक है। ओके। और ग्लोबल के द्वारा अपडेट की हुई वैल्यू इस डेफिनेशन के बाहर भी अपडेट होकर के दिखेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर, जैसे आपने ये बोला स्कोप टेस्ट है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो यहाँ हम्म। पर इन्होंने ग्लोबल स्कोप को प्रिंट कराया, तो ये इट्स मीन्स यहाँ पे ग्लोबल वाली वैल्यू, स्पैम की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। देखो ठीक ये है। हो रही अगर बिल्कुल। मैं इसी स्कोप टेक्स्ट के अंदर अगर मैं लोकल वैल्यू को प्रिंट कराती हूँ, नॉन लोकल वैल्यू को, इट्स मीन्स वो प्रिंट नहीं होगी फिर। अब सुने आप मेरी बात। वेरिएबल तो एक ही है, या ये नॉन लोकल और ग्लोबल तो उसे एक्सेस करने के तरीके हाँ हाँ, हैं, वो मैं स्कोप है, समझ राइट? गई। है ना? तो आप नॉन लोकल वाली वैल्यू को अगर आप चाह रहे हो कि ये, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम पाइथन में लिख ही लेते हैं। व्हाई डोंट वी फील द कोड? ओके, जस्ट ए मिनट।
तो देखिए जैसा उसने बोला है उस तरीके से यहाँ प्रिंट हुआ है। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इसको ग्लोबली अपडेट नहीं करता हूँ। नाउ वी विल सी हाउ इट विल प्रिंट। ओके ओके ओके, इस कारण से वो, अब देखें आप, ये क्या एरर थ्रो कर रहा है हमारे लिए। ये कह रहा है कि जब आप लाइन नंबर 22 पर प्रिंट करा रहे हो तो उस टाइम पे जो ये स्पैम है ये ही डिफाइंड नहीं है। ये डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इस स्पैम को ग्लोबल रूप से कभी स्कोप दिया ही नहीं। इस स्पैम का स्कोप है वो अभी तक केवल और केवल इस नेस्टेड फंक्शन तक ही था, क्योंकि हमने इन दोनों चीजों को क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया है यहाँ पर। अब लेट से मैं इसको ग्लोबल दे देता हूँ और फिर उसके बाद इन नॉन लोकल वालों को कॉल कराता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देखें पहली बार में आफ्टर लोकल असाइनमेंट ऑब्वियसली वही वैल्यू टेस्ट स्पैम है तो टेस्ट स्पैम ही कॉल होगी। आफ्टर ग्लोबल असाइनमेंट का मतलब ग्लोबल स्कोप में इसकी वैल्यू, स्पैम की वैल्यू अपडेट कर दी है इसने, डू ग्लोबल ने। लेकिन अभी तक इस लोकल स्पैम में, लोकल का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल का मतलब तो ये होता है कि इस फंक्शन के बाहर, नेस्टेड फंक्शन के बाहर का स्कोप, ठीक है कि नहीं, पूरा का पूरा वो ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप में इसने इसकी वैल्यू को वो अपडेट कर दिया स्पैम की वैल्यू को ग्लोबल स्कैम। लेकिन इंटरनली इस फंक्शन के अंदर अभी भी इस स्पैम की वैल्यू क्या है, टेस्ट स्पैम है। राइट, तो जब आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो इसके फंक्शन के अंदर तो वो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जो इस फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा लोकल है, वो क्या है, टेस्ट स्पैम है। तो टेस्ट स्पैम आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर अगर हमको ऐसा करना है कि हमको इसकी वैल्यू को नॉन लोकल रूप से स्पैम को हमने अपडेट किया, तो देखिए नॉन लोकल रूप से अपडेट करने के बाद स्पैम की वैल्यू अपडेट हो गई नॉन लोकल स्पैम। और जो हमने ग्लोबल स्पैम से अपडेट की थी वैल्यू, अब जब हम ग्लोबल स्कोप में आए तो वहां पर हमको ग्लोबल स्पैम से अपडेट की हुई वैल्यू मिलने लग गई। ऐसा नहीं हुआ कि डू लोकल ने उस ग्लोबल स्पैम की वैल्यू को वो कर दिया, रीराइट कर दिया। हेलो, देखिए मैं ना एक 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 छोटे से एग्जाम्पल से लेके, हाँ देखिए ये मैं एक चीज देख क्या रहा है, था। बहुत ज्यादा ना गुस्सा कौन। नहीं नहीं, ये थोड़ी सी क्या है, कंफ्यूजिंग है चीज, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एक मुझे क्या है, फोटो है बहुत आपके कंफ्यूज लग रहा है। ये आपके सामने एक फोटो है। इसमें क्या है कि लोकल स्पेम में अगर कोई वेरिएबल है एक्स, तो चाहे वो सेम सेम वेरिएबल अवेलेबल है, एक वेरिएबल एक्स है ग्लोबल स्कोप में, एक वेरिएबल एक्स है लोकल स्कोप में, और वही वेरिएबल एक्स है नॉन लोकल स्कोप में भी। तो लोकल स्कोप में अगर उस एक्स वेरिएबल की कोई वैल्यू है तो वो ही वैल्यू पूरे के पूरे लोकल स्कोप में एप्लीकेबल होगी। whatever the value is available on the global scope, nowhere matter। अब लेट से आपने क्या किया, लोकल स्पेस में x की वैल्यू को पहले रखा abc, और ग्लोबल स्पेस में भी x की वैल्यू है abc। आपने इसको लोकल स्पेस में एक्स वाई जेड करके अपडेट कर दिया। पर आप अगर उसे ही उस टाइम पे अपडेट करने के बाद अगर ग्लोबल स्पेस में उसकी वैल्यू को देखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सेम एबीसी मिलेगी, क्योंकि लोकल इसके स्पेस में उसकी वैल्यू को अपडेट करने से ग्लोबल स्कोप की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। राइट, तो इसीलिए जब नॉन लोकल में भी इसको अपडेट करोगे तो भी ग्लोबल स्कोप की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। हम प्रिंट कहाँ करा रहे हैं, ये इससे ये पता चलता है कि जैसे आपने जब यहां पे इसको प्रिंट किया तो ये आपका ग्लोबल स्कोप था, और ग्लोबल स्कोप में अपडेट की हुई वैल्यू क्या है, स्पैम इक्वल टू ग्लोबल स्कोप। ये स्कोप कौन सा है प्रिंट करने का, ग्लोबल स्कोप है। ये स्कोप कौन सा है ओके। प्रिंट करने का, नॉन लोकल और लोकल स्कोप है। और ये ओके। स्कोप कौन सा है, इसका खुद का फंक्शन का लोकल स्कोप है।
अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, फंक्शन ने जब पाइथन ने बोला, सबसे पहले जब सी की तरह जब हम देखते हैं ना इस चीज को, तो सी में ओनली लोकल और ग्लोबल दो ही तरीके के स्कोप होते हैं, राइट। हम्म। तो अब जब हम सी के जब पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने बोला कि मैं हमारे इसमें पाइथन में आप नेस्टेड फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे ये इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है कि नहीं। जब नेस्टेड फंक्शन इंप्लीमेंटेशन होता है, तो लोकल स्कोप तो केवल एक ही फंक्शन तक जाता है, हम्म। राइट। अब और ग्लोबल स्कोप फंक्शन से बाहर की चीजों को हम कहते हैं कि वो बाहर का हो गया, इसका मतलब वो ग्लोबल उसमें आ गया, स्कोप में आ गया। हम्म। लेकिन अब क्योंकि पाइथन ने तो फंक्शन के अंदर फंक्शन रख रखा है, नेस्टेड का मतलब तो यही हुआ फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो पाइथन को हम्म। प्रॉब्लम हो गई कि यार लोकल और ग्लोबल के बीच में भी मेरा कोई एक स्कोप होना चाहिए जो कि इस पेरेंट फंक्शन तक मुझे लेके जाए, राइट। तो उसने एक नया तरीके का स्कोप निकाला, दैट इज कॉल्ड नॉन लोकल। नॉन लोकल तरीके से अगर इस वैल्यू को इस वेरिएबल को आप एक्सेस कर रहे हो और इस वेरिएबल को आप अपडेट करा रहे हो, तो वो पूरे के पूरे इस फंक्शन लेवल तक अपडेट हो जाएगी वैल्यू, नेस्टेड पूरे के पूरे पेरेंट नेस्टेड फंक्शन लेवल तक अपडेट होगी वो वैल्यू। इस टाइम पे जब इसने नॉन लोकल स्पैम किया ना और उसकी वैल्यू को अपडेट किया है, तो इसका स्कोप ये पूरा का पूरा फंक्शन है। और लेकिन अच्छा। जब यहाँ पे जब इसने इसको अपडेट किया, तो इसका उपयोग, इसका जो स्कोप है केवल और केवल ये फंक्शन है, डेफिनेशन। ठीक है कि नहीं। अब अगर ऐसा होता है कि इस पहले फंक्शन के बाद अगर कोई इस स्पैम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा अदर देन दिस फंक्शन, तो उसको इस स्पैम की पुरानी वैल्यू ही मिलेगी, यहां पर अपडेट की हुई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसने लोकल तरीके से स्पैम को अपडेट किया है, वेरिएबल को अपडेट किया है, और ये लोकल फंक्शन है। अब मैं चाहता हूं कि ये स्पैम अपडेट भी हो जाए और पूरा का पूरा बाहर तक ग्लोबल स्कोप तक ना हो, केवल इस नेस्टेड फंक्शन तक ही अपडेट हो। तो उसका तरीका क्या है? नॉन लोकल है। नॉन लोकल क्या कहता है कि आप इसी को नॉन लोकल तरीके से एक्सेस करें और आप इसको अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर लिखे हुए जितने भी फंक्शंस हैं, उन सब के लिए इस वैल्यू को मैं अपडेट कर दूंगा। इट मीन्स कि ये जो आपका पेरेंट फंक्शन है ना, इसका अगर खुद का ग्लोबल स्कोप देखो तो वो नॉन लोकल स्कोप है, और पूरी की पूरी फाइल का ग्लोबल स्कोप देखो तो वो ग्लोबल स्कोप है। आर यू गेटिंग मी? या। ठीक है कि नहीं? तो आप एक बार इसको एक बार दोबारा से और पढ़ लेना इसमें से। वैसे इतना सा ही है इसमें कि नॉन लोकल का मतलब ये है कि आपके नेस्टेड फंक्शन के केस में पूरे के पूरे नेस्टेड पेरेंट फंक्शंस, पूरा का पूरा जो नेस्टेड फंक्शन है ना, इसके अंदर के सारे फंक्शंस के अंदर अगर मुझे किसी वैल्यू को अपडेट करना है, तो वो नॉन लोकल तरीके से ही आपको एक्सेस करके वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके। हाँ, अब हम कैसे क्लास का डिफाइन करते हैं, तो क्लास को डिफाइन करने का वही सेम तरीका है कि आपको क्लास हम्म। कीवर्ड का ही यूज करना लॉस ऑफ है। क्लास। क्लास कीवर्ड का यूज करके आपको क्लास का नेम, वेरिएबल का नेम इस तरीके से देना है और कॉलन देना है। और ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आप यहाँ पर सारे के सारे फंक्शंस, मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल आप लिख सकते हैं, यस। ठीक है कि नहीं। और उसके क्लास को, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है क्लास नेम को डायरेक्टली कॉल करके। अब देखें, जैसे कि एक ये माई क्लास है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया पहले, तो ये तो इसका वेरिएबल हो गया और ये इसका मेंबर फंक्शन हो गया, ठीक है कि नहीं। और आपको इसको एक्सेस कैसे करना है, माई क्लास ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस। अगर आपको कंस्ट्रक्टर रखना है क्लास के अंदर, तो ये तो सिंपल क्लास का कॉलिंग, उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसको एक्सेस कैसे करते हैं, माई क्लास डॉट आई, माई क्लास डॉट एफ। यहाँ पे एक्स है तो एक्स को भी इसी तरीके से एक्सेस किया जाएगा, है ना। अभी अगर ऐसा है कि आपको कंस्ट्रक्टर दिखाना है आपको, तो कंस्ट्रक्टर के लिए ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इनिट। ये वाले फंक्शन के थ्रू आप कंस्ट्रक्टर, जैसे कॉम्प्लेक्स में आपने क्या है, इनिट का दे दिया, यहाँ पर इनिट को डिफाइन कर दिया और आपने सेल्फ कुछ वेरिएबल हैं उनको कंस्ट्रक्टर के पास साथ में
असाइन करा दी वैल्यू, तो जब आप इस कॉम्प्लेक्स को कॉल करोगे तो आपको क्या है 3 और 4.5 आपने यहाँ वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर दो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है और उनकी ठीक है। वैल्यूओं को यहाँ पे ऐसे। और देखिए यहाँ पे अब एक्स आपने नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो एक्स डॉट आर एक्स डॉट आई, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे डॉट आई डॉट एफ, राइट। तो इसी तरीके से एक्स डॉट आर एक्स डॉट आई के थ्रू आप यहाँ पर उनको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है कि नहीं? ऑब्जेक्ट तो इंस्टेंट इसको ऑब्ज कॉल करने का तरीका क्या होगा फिर? जैसे वहां पे हमने लिखा था एक्स इक्वल टू जो भी हमारी क्लास नेम है और ब्रैकेट लगा के हमने उसको कॉल कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमें इसको कॉम्प्लेक्स को कॉल करने का तरीका एक्स इक्वल्स टू और आपने दो पैरामीटर पास कर दिए हैं, क्यों दो पैरामीटर पास करें? क्योंकि क्योंकि आपके हमने रियल दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं यहाँ पे ना। दैट्स द पॉइंट हियर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो तो इसलिए आपको हमारा जो कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। करेक्ट, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली तो, कॉल हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, हाँ, राइट। अगर इसके बाद भी आप कोई फंक्शन रखते हो तो वो एक्स डॉट या फिर मतलब ये कि, और आपको सारे के सारे फंक्शंस में अदर देन दिस कंस्ट्रक्टर जितने भी और फंक्शन लिखोगे ना, तो उनमें आपको एज ए सेल्फ को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना जैसे पड़ेगा। यहाँ पर आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, अगर मान लीजिए हमें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए तो हमें वापस से डेफ इनिट ट्री लिखना पड़ेगा, अगर हमें हम्म, कोई और क्लास बनानी है तो। अगर मतलब हम कंस्ट्रक्टर और बनाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ तो एक ही कंस्ट्रक्टर बना हुआ है अभी। नहीं, कंस्ट्रक्टर तो मल्टीपल हो नहीं सकते एक्चुअली। कंस्ट्रक्टर आपका सिंगल ही होगा। अगर इसके बाद भी आपको अगर वैल्यू को अपडेट करना है ना, लेट से आपको इनकी वैल्यूओं को जैसे अपडेट करना हमने क्या कहते हैं सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ है ना कि हमें अगर है। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पासिंग करने हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते तो थे। वो क्या है, वो फंक्शन ओवरलोडिंग है एग्जैक्टली। वो कॉपी कंस्ट्रक्टर और वो जो था हाँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो थ्री टाइप्स के होते हैं, वो करेक्ट करेक्ट। प्रोसेस यहाँ नहीं चलेगा। नहीं नहीं, एग्जैक्टली मैं मुझे अभी एग्जैक्ट इसका पता नहीं है। शायद इसमें पाइथन में भी वो सारी की सारी चीज़ें होती होंगी, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि मैंने अभी तक उनका यूज किया नहीं है इतना इसमें। तो इसीलिए क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बस जो बेसिक, अगर आपको फंक्शन बना क्लास बनाना आता है कि क्या इसका सिंटैक्स है क्लास बनाने का पाइथन में, उसके बाद जो भी जितने भी आपके उप्स के कंसेप्ट है ना, वो धीरे धीरे करके आपको ही इसमें इम्प्लीमेंट करने हैं। इट्स जस्ट ठीक दैट कि ठीक। मैं भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने भी क्लास ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया है पाइथन में। बेसिक पाइथन का ही ज़्यादा यूज किया है। ओके, एक्स डॉट एफ इस तरीके से फंक्शंस मेथड को कॉल किया जाता है इसमें। और आपको अगर ऐसा है कि आपके क्लास के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और उन आपके कंस्ट्रक्टर के द्वारा केवल आपको कुछ ही वेरिएबल्स को वैल्यू दिलवानी है, तो उस केस में आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो, इनिट के अंदर उन्हीं वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करोगे जिन वेरिएबल की आपको ज़रूरत है असाइन कराने की। ठीक है कि नहीं? और देखिए यहाँ पे जैसे एक अगर कंस्ट्रक्टर के अलावा भी आप कोई भी मेथड लिखते हो, तो उसे आपको इस तरीके से कॉल करना है, ई डॉट। तो वो तो वही करेक्ट प्रोसेस होगा करेक्ट, ना इसका, सेम सेम ऑब्जेक्ट प्रोसेस क्रिएट है कर, एग्जैक्टली। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। हाँ बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है, इसीलिए इसमें जितने भी, ये देखिए इनहेरिटेंस है आपका, कैसे इनहेरिट किया जाता है ड्राइव्ड बट क्लास को बेस बट क्लास को। अगर हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हम्म, कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, लेकिन हमें फंक्शन को तो देन अलग ऑब्जेक्ट से कॉल, डॉट करके कॉल कराना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इसने दिखाया भी है कि फंक्शंस को कॉल कराने के लिए देखो ऐड ट्रिक्स, इनिट तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, लेकिन हाँ ट्रिक्स हाँ। ऐड ट्रिक्स को कॉल कराने के लिए इसने अलग से कॉल ठीक किया है ठीक है। इसको, है ना। और अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे, इनहेरिटेंस का भी सेम वही है उसमें, आपकी ड्राइव्ड क्लास और ब्रैकेट में आपको यहाँ पे बेस क्लास का बेस नाम क्लास। बताना है कि बेस क्लास कैसे है। पब्लिक प्राइवेट ये सब भी चीज़ें सेम ही तरीके से होती हैं, अगर आपको वो सब देना है तो यहाँ पे पब्लिक देन वो बेस क्लास, इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं, शायद वो होगा भी। देखिए अगर मल्टीपल क्लासेस आती हैं तो बेस वन कॉमा बेस टू कॉमा बेस थ्री, इस तरीके से आप ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को। प्राइवेट वेरिएबल कैसे इसमें किए जाते हैं, तो प्राइवेट वेरिएबल के लिए क्या है,
प्राइवेट कॉपी ऑफ ओरिजिनल अपडेट मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अगर किसी फंक्शन का नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर से चालू हो रहा है तो वो अपने आप में प्राइवेट इंस्टेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है पाइथन में। ठीक है कि नहीं? देखिए बोला है इसने कि मोस्ट ए नेम प्रीफिक्स्ड विद अंडरस्कोर अंडरस्कोर शुड बी ट्रीटेड एज नॉन पब्लिक पार्ट ऑफ द एपीआई। वो नॉन पब्लिक पार्ट है, उसे बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसे इंटरनल ही एक्सेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं? और इसके अलावा अगर आप देखेंगे आइट्रेटर किस तरीके से हैं, ओके, एक बार देख लेते हैं और इसमें कोई चीज़ है क्या। आइट्रेटर मीन्स क्या होता है इस पाइथन में? इट्स आइट्रेटर आइट्रेटर का मतलब सिंपली ये है कि ऐसी चीज जिसको आइट्रेट किया जा सके, जैसे कि आइट्रेट लिस्ट करने में। का मतलब क्या होता है? लेना, कैच करना। नहीं नहीं नहीं, आइट्रेट करने का मतलब है जैसे लूपिंग में हम एक एक करके वेरिएबल वो वैल्यूज में चलते हैं ना, लिस्ट में हम्म। हम आइट्रेट करने का मतलब सिंपली यही होता है कि जिसमें मल्टीपल चीजें अवेलेबल हों और उनमें हम एक एक वैल्यू को उठा करके पिक देख कर रहे रहे हैं। हाँ, पिक कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वेरिएबल्स जो एक से ज्यादा वैल्यूज को रखते हैं ना, वो अपने आप में आइट्रेटर ही कहलाते हैं, क्योंकि उनमें उन हैं। वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको पूरे के पूरे वेरिएबल जितने भी उसमें वैल्यूज अवेलेबल हैं एक एक करके जाना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? फिटनेस आइट्रेटर भी एक कोई मेथड बना रखा है इन्होंने। आइट्रेटर अपने आप में टाइप है एक, और एक क्लास है अपने आप में। तो अगर हमने इस क्लास को यूज में ले लिया तो इट्स मीन्स हमें ऑटोमेटिकली वैल्यूज मिल जाएंगी। इट मीन्स कि आप उन पर, ओके, जैसे कि आपका लिस्ट है, अपन थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन है तो अपन इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं, एक बार रुकिए, है ना। ओके, यहाँ अब आप अगर देखें आप लिस्ट को, तो लिस्ट में आपकी जो क्लास लिस्ट है ना, उसके अंदर देखो ये आइट्रेबल इक्वल टू क्या कर रखा है। ठीक है कि नहीं? ब्लैंक वो मतलब ब्रैकेट में सारी वैल्यूज दे देगा ये। हाँ, आइट्रेबल का मतलब यही है कि लिस्ट के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं उनको आप फोर लूप से आइट्रेट कर सकते हो, है ना। अभी एक और चीज दिखाता हूँ आपको मैं। अगर आप डिक्ट करोगे इसमें तो देखिए इसमें भी एक आइट्रेबल इसने रख रखा है स्पेशली, यहाँ पर, है ना। तो आइट्रेबल और आइट्रेट का मतलब ही ये है कि ऐसी अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कोई बोल रहा है ना कि ये आइट्रेबल है, इट मीन्स कि आप उस पे फोर लूप लगा करके आप उसे आइट्रेट कर सकते हो, उसमें मल्टीपल एक से ज्यादा वैल्यूज अवेलेबल हैं। अब आपसे समझ कोई कह दे कि इंट है, एक तरह से दिस वर्क ऑन द अरे ना। अरे हाँ, लाइक वर्क करता है ये। और हम बिल्कुल, फोर लूप के द्वारा हम उसकी वैल्यूज को पिक कर सकते हैं वन बाय वन जस्ट करेक्ट। करनी है। तो एक और पॉइंट है कि जो आइट्रेटर है ना, वो एग्जैक्टली पाइथन स्पेसिफिक नेम नहीं है। इट्स नॉट ओके। लाइक कि पाइथन के लिए आपको आप किसी भी लैंग्वेज में ऐसे वेरिएबल जो कि मल्टीपल वैल्यूज को रखते हैं ना, उन सब को सब लैंग्वेजों में आइट्रेटर ही बोला जाता है। ठीक है। अब अंडरस्कोर अंडरस्कोर से आप कोई और भी, जैसे हमने इनिट किया है यहाँ पे, इस तरीके से आप और भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। तो आपने जैसे यहाँ पे स्पैम भेजा, ओके, फिर इनको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है ये देखना पड़ेगा, ये मुझे भी अभी पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। अपन को देखना पड़ेगा। द क्लास डिफाइंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटरेटर कैन जस्ट रिटर्न सेल्फ। जनरेटर भी आते हैं क्या इसमें? इसमें जनरेटर्स भी आते हैं एक्चुअली। कैसे जनरेटर एक्सप्रेशन है, तो सारा का सारा क्लास के बारे में, इवन इनहेरिटेंस ही दे रखा है, और ज़्यादा चीज़ इसमें दे ही नहीं रखी है। तो जनरेटर्स क्या करेंगे इनमें? ओके,
जैसे इन्होंने अगर ये जनरेटर यूज में लिया है यहाँ पर, तो इस जनरेटर्स का क्या बेनिफिट होगा? अगर हम इसे इटरेशन में अगर ये यूज करते हैं, हाँ, इसका कोई बेनिफिट आइट्रेटर ये होगा? क्रिएट ही आइट्रेटर करता है एक्चुअली। ये आइट्रेटर्स को क्रिएट करने के लिए है। तो जनरेटर आर सिंपल एंड पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग आइट्रेटर्स। तो एग्जैक्टली जब आप लिस्ट बना रहे हो तो इंटरनली पाइथन ये कहता है कि मैं जनरेटर यूज करता हूं जिससे कि वो एज ए आइट्रेबल लिस्ट एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट कर सकूं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट है इट्स मींस ये। हाँ, वो इंटरनली भी जनरेटर यूज करता है और उसने कहा आप एक्सटर्नली भी इनको यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देखें तो ओके, जैसे इसने एक रिवर्स फंक्शन लिखा है और इसने बोला है कि आपको डेटा का जो रेंज है उसको इस तरीके से आपको चलाना है। ओके, लेंथ के -1 से लेकर के और -1 उसमें डिक्रीमेंट करना है, -1 तक आपको जाना है इसके। और यील्ड का मतलब ये है कि इसको एक एक करके फिर इसकी वैल्यू को आपको डेटा में जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू को आपको जनरेट कर देना है। दे आर रिटन लाइक रेगुलर फंक्शन बट यूज द यील्ड स्टेटमेंट वेन एवर दे वॉन्ट टू रिटर्न डेटा। इनको रिटर्न करने के लिए ये यील्ड का यूज करते हैं। ईच टाइम नेक्स्ट इज कॉल्ड ऑन इट, the generator resumes where it left off. It remembers all the data values and which statement was executed. An example shows the generator can be trivial, easy to create. तो आपको रिटर्न करने के लिए ये रिटर्न नहीं करते, ये जनरेट करते हैं ना वैल्यूओं को। और जनरेट हम्म। करने के लिए जो उनका कीवर्ड है वो है ये YEELD। यील्ड करके ये वैल्यूज को जनरेट करते हैं। एक बार अपन इसको रन करके देख लेते हैं क्या। देखिए, तो यहाँ हमारा क्या है फंक्शन ये था ना जैन डॉट पी वाई। और जैन डॉट पी वाई ने क्या किया, इस डेटा में 4 इंडेक्स चलाया और सारे के सारे एलिमेंट पर गया वो और उनको उसने यील्ड कर दिया। अब क्या है जो यहाँ से रिवर्ट आया है ना, जो रिटर्न टाइप हमने देखा है, वो रिटर्न टाइप देखिए उसका क्या है, जनरेटर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है वो रिटर्न टाइप। और इस जनरेटर ऑब्जेक्ट को अब आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करने होते हैं जनरेटर ऑब्जेक्ट ये देखना पड़ेगा एक बार। पर जनरेटर ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, फिर उन्हें आप ट्रैवर्स करके एक एक वैल्यू को निकाल सकते हैं इसमें से। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से कर रहा है। तो जैसे इसने क्या है रिवर्स किया और रिवर्स में इसने क्या है गोल्फ डाला यहाँ पर। ओके, तो रिवर्स गोल्फ डाला तो वो अपने आप में क्या है, एक आइट्रेटर को यानी एक आइट्रेटर ऑब्जेक्ट के रूप में रिवर्स रिटर्न कर देगा। और इसने जैसे ही उस आइट्रेटर को किया तो एक एक एलिमेंट इसने फिर यहाँ से ले लिया है इसमें। तो अपन भी एक बार लेके देखते हैं इस तरीके से कि अगर ये जनरेटर ने एक आइट्रेटर को वो कर दिया है तो 4x in ABC and print ABC। अगर इसने कैर को भेजा है तो
ये कंडीशन है इसकी। अच्छा। एक एक वर्ड्स उठा लिया, फ्लॉप। फ्लॉग है ना। लेकिन बात यह है कि यहाँ हमने जब यहाँ स्ट्रिंग पास की तो उस केस में इसने नहीं किया है इसको। और क्या स्टेटमेंट पास करने के केस में भी करता है, वो बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ओके, ए बी सी, और ए बी सी में इसने जो भेजा होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइप के जनरेटर इसने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके ओके ओके, 6 जनरेटर के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ इसने पास कर दी, रिटर्न कर दिए। तो इट विदाउट मीन्स कि यील्ड के जनरेटर जनरेट नहीं होगा, किसका हाँ, कहने का जनरेटर मतलब ये बिल्कुल जनरेट कर ही नहीं पाएगा। यील्ड है जिसके थ्रू वो जनरेट करता है चीज़ों को। रिटर्न करने का तरीका है उसका, रिटर्न डेटा करने का तरीका। ठीक है ना। तो ओके, और पुराने किसी चैप्टर में किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन? नहीं, अभी तो नहीं है। आगे कुछ दिनों में अपन क्या है कि मतलब ये कि जो अभी हमारी क्लासेस तो रिक्वायरमेंट बेस पे होंगी इसके बाद, लेकिन हमारा जो ग्रुप है उस पर हम प्रोजेक्ट अपडेट करेंगे। और उन आपको प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हाँ करना सिखा दो एक तो। हाँ, अब जैसे हम क्या प्रोजेक्ट दे देंगे तो प्रोजेक्ट को फिर क्या एक एक करके आप लोग बनाओगे। अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है देन हमें स्टार्टिंग में हाँ, प्रोजेक्ट की कैसे करते देन अपन क्या है कि एक क्लास लेकर के उन प्रोजेक्ट को लास्ट में एक बार बनवाएंगे कि हाँ भैया इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से ऐसे बनाना चाहिए था, और आपने क्या क्या कमियां छोड़ी हैं और आप उनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं हैं। प्रोजेक्ट अपडेट करूँगा इसके बाद। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार प्रोजेक्ट अपडेट करने से पहले मैं शनिवार तक प्रोजेक्ट अपडेट कर दूंगा। उससे पहले एक बार गो थ्रू कर लें दोबारा, अगर सारी की सारी वीडियोस को एक बार फास्ट मोड में एक बार और देखना है तो उनको देख लें एक बार, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएं और शनिवार तक अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करने के बाद शनिवार से अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकें बनाना। ठीक है ना। ओके। ओके, कोई और क्वेश्चन नहीं है, राइट? नहीं। ओके, थैंक यू देन, बाय बाय। थैंक यू।